हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है, जहां से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा अपने प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पर, और उसके साथ ही आप इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर से जुड़ जाते हैं। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ले रहा हूँ। मेरा कोड है UGM10। इसके साथ आप सब्सक्राइब कीजिए, एडमिशन लीजिए, तो आपको 10% का बेनिफिट मिलता है। अन अकेडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जीएस सब्सक्रिप्शन और ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन जो है कोर्स चलाए जा रहे हैं। जीएस सब्सक्रिप्शन कोर्स में दो प्रकार के कोर्स हैं, एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकॉनिक कोर्स है। ठीक है, दोनों कोर्सेज जो है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप अपनी इंटरेस्ट के अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप मेरा कोड UGM10 के साथ एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का फायदा मिलता है। इसी प्रकार ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन कोर्स भी 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। और इसमें भी आप अगर मेरा कोड UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। यूपीएससी रिसेंटली जो है वह यूपीएससी 2021 प्री के एग्जाम के लिए एक कोर्स ऑफर किया है। आप अपनी सुविधा अनुसार जो है इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। इसी प्रकार 2022 और 2023 के लिए कंप्लीट जीएस बैचेस जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए लेकर आया है अनअकैडमी। और आप इसमें अपने ज्वाइन कर ये जो क्लासेस चलाए जाएंगे वो बाइलिंगुअल क्लासेस होगा, हिंदी होगा और इंग्लिश होगा। तो जो भी लैंग्वेज में या जो भी माध्यम में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप एडमिशन लेकर अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और जो है अच्छे एजुकेटर्स के साथ मिलकर आप अपनी तैयारी को पूर्णता को दे सकते हैं। क्लियर चीजें? ठीक है, आज हम देखते हैं। आज हमारा जो क्लास बेसिक है, मैंने डिसाइड किया है कि हर चौथे या पांचवें क्लास के बाद कम से कम हम लोग कुछ एमसीक्यू जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का जो एमसीक्यू है मैं अपने को सामने ला रहा हूँ, वो जो हमने जो पिछले 3-4 क्लासेस की थी उस पर बेस्ड है। और ऐसा जो है और एमसीक्यू जो है इसके थोड़ा सा और अपग्रेड फॉर्म में, और जैसे जैसे आप लोग क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती चली जाएगी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और समझना दोनों जरूरी है। जब तक पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो आपका एमसीक्यू भी अच्छे से हम सॉल्व करते हैं। आज कोई एमसीक्यू जो है वो उसका लेवल 1 है। मतलब हम उन स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं जो अभी हमारे साथ ही केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना प्रारंभ किए हैं, इसलिए इस लेवल 1 है। और सेम पैटर्न में भाग 1 से 4 तक कम से कम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके हम क्लासेस को हम अपने आगे बढ़ाते हैं। क्लियर चीज है? तो एमसीक्यू जो है आज जो आपके सामने मैं लाया हूँ, तो देखिए जो भी हम सिंपल आप लोग मेरे साथ क्लास की है उसी क्लास पर बेस्ड है ये, और उसको मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, और ध्यान देंगे, अच्छे सॉल्व करेंगे। और जैसे ही एमसीक्यू समाप्त होगा फिर हम क्लास जो है संविधान का भाग 5 जो है यूनियन स्टार्ट करेंगे साथ में ही, और राष्ट्रपति को पढ़ेंगे यहाँ पर। क्लियर चीज है ये? तो लेट्स वी स्टार्ट एमसीक्यू। देखते हैं हम क्वेश्चंस को कैसे हैं। आप क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं उसमें देखिएगा, क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। क्लियर चीज है ये? तो पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप बिल्कुल आप इसको आंसर को अपने मन से फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और इसमें देखिएगा भारतीय संविधान, 2 मिनट। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान की
उद्देशिका में सबसे पहले संशोधन किया गया था? कब किया गया था? 17वां संविधान संशोधन के द्वारा, कि 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि 44वें संविधान के संशोधन के द्वारा? जब आप मैं आपको प्रस्तावना हम पढ़ा रहे थे तो इसका आंसर क्या होगा? किसी ने फाइंड आउट करने की कोशिश किया है? आपको बताया था कि उद्देशिका में जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है तीन शब्द जोड़े गए थे, ठीक है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसका आंसर क्या हो गया? होगा 42वां संविधान संशोधन। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। पहले का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर चीजें। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। क्लियर चीजें ये, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर चीजें, सबको रिकॉल हो रहा है? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? क्लियर चीजें, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यह एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, गणतंत्र के रूप में, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, ठीक है, एक सार्वभौम समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, इनमें से कोई नहीं। क्लियर चीज है ये। इन चारों ऑप्शन को आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए और अपने आंसर को अब खुद ढूंढिए। क्लियर चीज है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौमिक समाजवाद धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तावना को आपको सबको लर्न करना है। जो हम भारत के लोग जो स्टार्ट होता है ना, उसको आप लर्न कर लेंगे तो सारी चीजें आपके एग्जाम में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या क्या चीजें जो है प्रस्तावना से लिया गया है। कभी कभी तो एग्जाम में आ जाता है कि प्रस्तावना में जो बातें की गई हैं, हम 10 11 जो बातें की गई ना, आदर्श जो संविधान के आदर्श रूप को व्यक्त करता है, उसका सही सीक्वेंस क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन बीपीएससी 2010 के आसपास आया हुआ था एग्जाम में ही। उसके बाद से तो और अदर स्टेट्स के एग्जाम में भी आए हैं ये। क्लियर चीज है ये। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। आप देखिएगा चीजों को अपने तरीके से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं तो आंसर आपको डिक्टेट कर ही रहा हूँ, लेकिन आप अपने स्तर पर भी इसको फाइंड आउट जरूर कीजिएगा। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए क्वेश्चन जो है बहुत सारी स्टेट पीएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे है बीपीएससी में आ चुका है, ठीक है, और आपका एमपीएस एमपीपीएससी में आ चुका है, ये एमपीपीएससी में आ गया है। लेटेस्ट जो है 3 साल पहले 2017 के एग्जाम में जो है सीजीपीएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। तो ये हर स्टेट में लगभग क्वेश्चन ये इससे समझ में आ रहा था। आपको अगर प्रियम्बल याद रहेगा तो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवाद, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। तो आपको क्या लग रहा है ये चीजों को? तीसरा का आंसर क्या हो सकता है? कौन सा सीक्वेंस लग रहा है? सार्वभौमिक सत्ता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र लग रहा है ना ये? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो तीसरे का आंसर क्या होगा? डी होगा। बिल्कुल आपको रिकॉल हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट कहाँ से होती है? प्रजातंत्रीय भारत शब्दों में, जनतंत्र शब्दों में, जनता के लोकतंत्र शब्दों में, हम भारत के लोग से। तो आपको याद होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से स्टार्ट हो रहा है। जिसका आंसर क्या होगा? चौथे का आंसर जो क्या होगा? ये इसका भी आंसर जो है डी होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए आप लोग। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है।
उसकी व्याख्या की गई है। क्लियर है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, डीपीएसपी के अध्याय मतलब नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में। क्लियर चीजें? तो उद्देशिका को कहाँ और कहीं भी नहीं किया गया है, संविधान के किसी पार्ट में नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? मूल अधिकार होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या हो रहा है इसका आंसर? तो आप लोगों को याद है भारतीय संविधान की जो बात की गई है, प्रस्तावना में जिन आदर्शों की बात की गई है, तो मूल अधिकार में भी वो बात की गई है। क्लियर चीजें ये, और वो डीपीएसपी में भी वो बातें की गई हैं, और मौलिक कर्तव्य से भी रिलेटेड वो बातें हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है सी होगा। इसका बेस्ट आंसर जो है क्या होगा? वह सी होगा। क्लियर चीज है ये? ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कौन सी बात निम्नलिखित में से सही है? क्लियर है? कौन सी बात सत्य है? उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, ये सत्य है क्या? सत्य है? आप लोग बताएं, सत्य है कि? आप लोग कैसे जानेंगे? तो इसको हम क्रॉस करेंगे तो असत्य है। अब उद्देशिका को संविधान का अंग मान लिया गया है, इसलिए संशोधन किया गया। उद्देशिका संविधान का अंग है, ये भी सही सही है। ये उद्देशिका संविधान की एक प्रकार से भूमिका है, इनमें से कथन सही नहीं है। तो क्या आंसर होगा? सिक्स का आंसर क्या होगा बताइए? उद्देशिका संविधान का क्या होगा? अंग होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्लियर चीज है ये? ठीक। तो छठवां का आंसर क्या हो रहा है? बी हो रहा है। सातवां का देखिए, सातवां का, भारत के गणराज्य में क्या है? राष्ट्रपति सर्वोच्च है, लोकसभा सर्वोच्च है, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, और संविधान सर्वोच्च है। तो भारत में हमने रिपब्लिक सिस्टम को अपनाया है, ठीक है? तो हम यहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम जो है आपको अपनाया है, मतलब भारत का देश का जो प्रमुख व्यक्ति होगा वह कौन होगा? राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति कैसा है? निर्वाचित है। तो निर्वाचित हो रहा है तो कौन निर्वाचित कर रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से कौन निर्वाचित करता है? वह मतलब जनता के द्वारा ही हो रहा है ना, प्रत्यक्ष रूप से। क्लियर चीजें? प्रत्यक्ष रूप से इसको कौन निर्वाचित कर रहा है? प्रत्यक्ष जनता तो नहीं करे, प्रत्यक्ष रूप में तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनता क्या कर रही है? उसको निर्वाचित कर रही है। यहाँ पे राष्ट्रपति आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा? संविधान सर्वोच्च है। जनता मतलब हमारा क्या है? संविधान सर्वोच्च है। क्लियर है? क्लियर चीज है ये? तो भारत के गणराज्य में संविधान क्या है? सर्वोच्च है। संविधान से बड़ा कोई चीज नहीं है, सारी चीजें जो है संविधान में निहित है। क्लियर चीज है ये? ठीक। इसके आंसर क्या हो रहा है? डी हो रहा है। इसका आंसर क्या हो रहा है? डी हो रहा है। सातवें का आंसर डी है। क्लियर चीज है ये? ठीक। अब देखते हैं आठवें जो है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा पद पंथ का द्वारा पद पंथ निरपेक्ष तथा समाजवाद संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? आपने अभी पिछले स्लाइड में आपको किया था ना कि भारत संविधान संशोधन जो उद्देशिका में किया गया था वो तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है? और उद्देशिका में संशोधन किया गया था, और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और शब्द जो अखंडता शब्द को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्लियर चीज है? तो आठ का आंसर क्या होगा? आठवीं का आंसर जो है वह बी होगा। क्लियर चीज है ये? ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या लिखा? उच्चतम न्यायालय के ने निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया कि संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन संविधान संशोधन के द्वारा नहीं किया जा सकता? आपको हम लोग पिछले क्लास में डिक्टेट किए थे। तो कौन सा वाद है वह? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्णय दिया था। इसका आंसर क्या होगा? नाइन्थ का भी आंसर होगा बी, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मुकदमा रिकॉल हो रहा है सारा चीजें ये। ठीक। नेक्स्ट देख रहे हैं टेंथ नंबर का क्वेश्चन। ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? ये पढ़िए चीजों को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? क्लियर चीजें? तो उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, लोकतांत्रिक सरकार। तो भारत की प्रस्तावना में क्या है? क्या कौन सी भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द निहित नहीं है? उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, अवसर की समता, ये तो उसके आता ही पड़ता ही है। यहाँ क्या है?
लोकतांत्रिक सरकार शब्द जो है यूज नहीं किया गया है। क्लियर है? क्लियर चीज है ये? ठीक है, तो 10 का क्या होगा आंसर? डी होगा। 10 का आंसर क्या होगा? डी होगा। लोकतंत्र यूज किया गया लेकिन सरकार यूज नहीं किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को कौन सा नाम, तो हम क्या लिए, हम पढ़े ही पढ़ते हैं, हम भारत के लोग। क्या पढ़ते हैं हम? भारत के लोग। तो भारत शब्द आया और उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इंडिया शब्द भी आ गया है। क्लियर चीज है ये? हिंदी में भारत है और इंग्लिश में इंडिया है, तो दोनों ही शब्द यूज किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी। मतलब ए भारत है, बी भारतवर्ष है, तो सी इंडिया है, तो ए और सी मतलब इसका आंसर क्या होगा? यह ई आंसर होगा। क्लियर चीज है? 11 का आंसर क्या होगा? ई आंसर होगा। बी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका कौन सा नाम उल्लेखित है? तो ये वाला नाम उल्लेखित है। क्लियर चीज है ये? तो इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। ठीक है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था? तो आप हिंदी में चीजों को देखेंगे तो इसका जो इंग्लिश में डेट है क्या है? 26 नवंबर 1949 है। तो हिंदी में वो डेट को निकालते हैं तो हम विक्रम संवत में निकालते हैं कि शक संवत में निकलता है? बताइए इन चीजों को। हमारा भारतीय कैलेंडर क्या है? संवत है ना, तो शक संवत में निकलता है। ये क्या निकलता है? शक संवत में निकलता है। तो इसमें इसका क्या होगा बताइए? तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। विक्रमी मतलब विक्रम संवत को किया गया, तो संवत को आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर चीज है ये? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका आंसर क्या है? 12वें का आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है, क्लियर चीजें? तो हमारा जो देखिए कैलेंडर जो बनाया गया है कि हमारे विक्रम संवत को नहीं बनाया, हमारे यहाँ के कैलेंडर क्या है? शक संवत को जो है सरकारी कैलेंडर घोषित किया गया शक संवत में। ठीक है, लेकिन इसमें जो है हम इसको देखते हैं, मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। क्लियर चीजें? तो उसमें ये शब्द का यूज किया गया है, आप जब हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर चीजें ये? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 13वां क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? क्लियर चीज है ये? इसको क्वेश्चंस की अगर प्रवृत्ति को समझते हैं, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? उसका आंसर क्या होगा? ये होगा प्रस्तावना। इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना होगा। क्लियर चीज है ये? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। फिर 14वां क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, और शासन के ध्येय का उद्देश्य, संविधान की अंगीकृत संविधान का स्रोत क्या है? जनता है। ये भी थोड़ा शासन के ध्येयों का विवरण दिया है, उद्देश्य, शासन का उद्देश्य क्या है? एक लोकतंत्र की सामाजिक पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ऐसे राज्य की स्थापना करना, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये तिथि तथा संविधान को हम कर करते हैं क्या है? 29 नवंबर 1949, जिसको तिथि क्या है? तिथि मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। क्लियर चीजें? ये तीनों हो रहा है संविधान को लागू करने की तिथि। संविधान हमारा कब लागू होता है? यह 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो यह जो है प्रस्तावना में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या हो रहा है? डी इसका आंसर हो रहा है। क्लियर चीजें? तो क्वेश्चन को समझेंगे और हड़बड़ी में नहीं करना है, क्वेश्चन को समझिए। कभी होता कोई क्वेश्चन पूछता है नहीं है, कभी पूछता है, अब और इन चीजों को ध्यान में नहीं देते हैं, पता नहीं किस बात की जल्दबाजी होती है, या ये क्या होता है, मेच्योरिटी को दर्शाता है।
गोला लगाते हुए कभी हम ये अपने जैसे होता है पांचवें छठवें सातवें क्वेश्चन का कर रहे हैं, तो छठवें का सातवें में चले जाता है, सातवें का आठवें में चले जाता है, ये इमेच्योरिटी को शो करता है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन का इक्वल वेटेज होता है, चाहे वो सरल हो चाहे कठिन हो। और इजी क्वेश्चन में तो और स्टूडेंट क्या करता है, अति उत्साहित हो जाता है, अरे क्वेश्चन मेरे अप्रोच में आ गया, और पता चलता है कि पूछा है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है, और अति उत्सुकता में क्या करता है, गलत आंसर को टिक लगा कर आ जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन को पहले गंभीरता से पढ़ें, फिर उसका क्या करें, आंसर की पहचान करें, फिर उस पर गोला किया जाए, तो आपका आंसर क्या होता है, किसी प्रकार की त्रुटि से आप बच जाते हैं। और परीक्षाओं में एक भी त्रुटि जो है आप पर बहुत भारी पड़ सकती है, खासकर प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, जहाँ जो है पॉइंट से भी लड़के जो है मेरिट लिस्ट में आने से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। फिर अफसोस होने लग जाता है, पूरा साल आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। क्लियर चीजें तो ध्यान से दीजिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा और करिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन किस देश में है? तो इसका सिंपल सा आता है, ये तो फैक्ट है। और कहाँ पर है इसमें, यह जो है स्विट्जरलैंड में, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो 15 का आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। 16 का आंसर देखेंगे, निम्न में से भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध किससे लिए गए हैं? तो आपको मालूम है मोस्टली जो उपबंध लिए गए थे, किससे लिए गए हैं, वह भारत शासन अधिनियम 1935 में से लिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर चौथा देखिए लिखा है आयरलैंड के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से ऐसा कुछ नहीं, यूएस के संविधान से भी लिया गया है बहुत सारी बातें। तो मेनली जो हमारा जो रहा, और वह 1935 भारत का अधिनियम रहा, ठीक है। फिर यहाँ पर देख रहा है ब्रिटिश संविधान, तो 1935 का अधिनियम भी क्या होता है, ब्रिटिश संविधान का ही हिस्सा अंतर्गत आता है। और 1935 के अधिनियम के अलावा भी कुछ बातें इसमें ली गई है। इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा, और यहाँ पर यह ब्रिटिश संविधान नहीं होता जिसका आंसर सी होता, और यहाँ पर ब्रिटिश संविधान है जिसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर चीज है ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। आप इस बातों को समझिएगा, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिएगा 17वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के सम्मुख समानता शब्द किस संविधान से लिए गए हैं? ठीक है। तो क्या लिया गया है, दो चीजें हैं, विधि के समक्ष समता, दो आर्टिकल 14 क्या का, आर्टिकल 14 में दो बातें की गई हैं, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष जो है समता की बात की गई है, और विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है। क्लियर चीज है ये। तो विधियों का जो समान संरक्षण है वो कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है, और यह जो है यूके ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, और इसका आंसर होगा ब्रिटेन। क्लियर चीज है ये, ठीक है। भारत के संसदीय प्रणाली पर किस देश का संविधान का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है? इसका भी आंसर क्या होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, तो इसका भी आंसर जो है क्या होगा, ब्रिटेन होगा। इसका आंसर जो है ये होगा। क्लियर चीज है ये, ठीक। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं बिल्कुल देखूंगा कि आप सबसे पहला जो है कौन कमेंट्स लिखता है, और इसका आंसर सबसे पहले कौन दे रहा है, ये मैं बिल्कुल चेक करूंगा ये सब चीजों को, ठीक है। तो भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सूची जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको मालूम है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर चीजें। फिर देखिएगा, यूएसए के संवैधानिक आदर्श पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ठीक है। तो संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, यह कनाडा से लिया गया है। क्लियर चीजें, ये मौलिक अधिकार किससे लिया गया है, यह अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ये यूएसए से लिया गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यह यूएसए से लिया गया है, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष, ये भी यूएसए से लिया गया है। और उपयुक्त सभी नहीं, यहाँ पर उपयुक्त सभी शब्द नहीं होगा, यहाँ पर होगा आंसर बी और सी, बोथ। क्या होगा आंसर, यहाँ पर बी और सी, बोथ होगा। क्लियर चीज है ये, यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी एंड सी, बोथ आंसर होगा इसका। क्लियर चीज है ये। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है ये, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी और सी, बोथ होगा। संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। क्लियर चीजें। तो यूएसए के सार्वभौमिक मतलब संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, तो ये जो आपके यहाँ पर दिख रहे विकल्पों में से
बी और सी जो विकल्प हैं वह क्या होंगे, सही होंगे। क्लियर चीज है ये, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिएगा। एकात्मक सरकार की एक प्रमुख विशेषता यह है, एकात्मक का मतलब क्या होता है? एकात्मक का मतलब होता है जहां पर जो है केंद्र जो है वह शक्तिशाली है। क्या केंद्र क्या है, शक्तिशाली है। सभी शक्तियां जो हैं केंद्र में निहित हैं, उसको बोलते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। जबकि संघात्मक शासन की व्यवस्था होता है कि स्टेट यूनियन एंड स्टेट्स जो है वो क्या है, इक्वल है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये इससे हमको पता चल रहा है। तो एकात्मक शासन की प्रमुख व्यवस्था क्या है? संपूर्ण देश के लिए कल्याण की संभावना होती है। अधिकार क्षेत्र उसके विवाद नहीं होता है। सरकार को पूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण होता है। अधिकार सुपरिभाषित होते हैं। तो देखा जाए तो क्या संपूर्ण देश के लिए कल्याण की संभावना होती है। तो ये तो सरकारों पर निर्भर निर्भर करता है, सरकार कैसी है। एकात्मक सरकार की एक प्रमुख विशेषता होती है कि सरकार, सी आंसर जो है इसमें सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है। इसका आंसर क्या होगा, सी। सरकार का पूर्ण क्षेत्र पर, सभी क्षेत्रों पर सरकार का क्या रहता है, वो संपूर्ण नियंत्रण होता है। इसका बेस्ट आंसर जो है क्या होगा, सी होगा। क्लियर चीजें, ऑप्शन के अनुसार जो बेस्ट ऑप्शन होगा वह सी होगा, इस ऑप्शन के अनुसार बता रहा हूँ। क्लियर चीज है ये, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। अध्यात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है। लिखित संविधान बिल्कुल नहीं है, संघीय व्यवस्था नहीं है, उत्तरदायी कार्यप्रणाली नहीं है। अध्यात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य कार्यकारिणी की निश्चित अवधि। इस ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर जो है क्या होगा, डी होगा। क्लियर चीज है ये, ठीक है। इसका क्या होगा, मुख्य कार्यकारिणी की निश्चित अवधि होगा आंसर इसका, ठीक है। भारत का संविधान देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन देखिएगा। भारत का संविधान कठोर है, लचीला है, और लचीला और कठोरपन दोनों का समावेश है। क्लियर चीज है, लचीला और कठोर कठोर दोनों का समावेश है। क्या होगा अब देखिएगा। क्या भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान क्या है, 23वां क्वेश्चन देखिए। भारत का संविधान क्या है, कठोर है, लचीला है। कठोर और लचीला दोनों है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर चीज है ये, ठीक। कठोर और लचीला दोनों ही है ये। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन देखिएगा। भारत संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मक, भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मक हो सकती है। बाहरी संकट के समय संसद के दो तिहाई बहुमत के प्रस्ताव पर, यदि लोकसभा बहुमत पर समर्थन खो दे, राष्ट्रीय चुनाव के समय। तो 24वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप बताइए। 24वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी ना, सारी शक्तियां किसमें निहित हो जाती हैं, केंद्र में निहित हो जाती हैं। क्लियर चीज है ये, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। 24 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की विवेचना सर्वप्रथम किस वाद में की गई थी? मूलभूत ढांचा कहाँ से आया था? तो ऑप्शन में है गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद, बैंक का राष्ट्रीयकरण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा। तो आपका आंसर क्या होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा 1973। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा इसका। 26वां का आंसर। 27वां, निम्नलिखित में कौन सी संविधानवाद की विशेषता है? आप संविधानवाद की विशेषता कर रही है, क्लियर है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है यह, 27वां क्वेश्चन। संविधानवाद की क्या विशेषता है? विधि का शासन है, सीमित शासन है, शक्तियों का पृथक्करण है, और ये सभी होगा। ठीक है, तो विधि का शासन तो संविधानवाद में लिखा गया है। फिर तो जो जो चीज लिखा गया है वही शासन व्यवस्था होगी ना। तो संविधान क्या होता है, हमारा संविधान जो है लिखित है, ठीक है, और संविधान के अनुसार ही क्या करता है, हमारा शासन चल रहा है। तो क्या होगा, यह सीमित शासन होगा। यहाँ पर क्या इसका आंसर क्या होगा, बी जो है सीमित शासन होगा। क्लियर चीजें, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान का अर्ध संघीय स्वरूप कहा? तो इसका जो है ये फैक्ट है, और ये जो है इसका नाम है के सी व्हीलर। इसका आंसर क्या होगा,
28 का आंसर जो है ए होगा। क्लियर चीजें, 28 का आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए होगा। 29 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, व्यक्ति की सर्वोच्चता और सीमित सरकार। तो कौन सा जो है संविधानवाद की विशेषताएं नहीं है? क्या होगा आंसर इसका? व्यक्ति की सर्वोच्चता। क्लियर है, विधि की शासन तो है ही है, व्यक्ति का शक्ति का पृथक्करण भी है, और सीमित सरकार आपको मैं बोला ही था, इसमें सीमित शासन होगा आंसर, इसमें बेस्ट आंसर होगा। बाकी विधि का शासन और ये भी सही है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सीमित सरकार। तो यहाँ पे 27वां क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं, यहाँ पर 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता है? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डी, लिखेंगे यहाँ पर कि वे सभी सही हैं। कि क्या लिखेंगे, ये सभी सही हैं। क्लियर चीजें। और यहाँ पर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? तो क्या होगा, यह व्यक्ति की सर्वोच्चता। क्या होगा, यह व्यक्ति की सर्वोच्चता, यह संविधानवाद की शासन की विशेषता नहीं है। क्लियर चीजें। तो 29 का आंसर क्या होगा, आंसर 29 का आंसर होगा सी, याद रखिएगा। ठीक है, 28 का आंसर क्या है, ए है। क्लियर है, निम्नलिखित से कौन सी संविधानवाद की विशेषता है? तो यहाँ पर 27वां का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। क्लियर चीजें, ये डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 30वां आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर संविधान का गुण नहीं है, पूछा है। देखिएगा, नहीं है पूछा है, यहाँ पे कठोर संविधान का गुण नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, कठोर संविधान का गुण नहीं है, तो देखिएगा यह आपातकाल में लाभदायक है, यह पवित्र संविधान है, इनमें अधिनायकवाद की संभावनाएं कम रहती है, यह संविधान स्थायी होता है। क्या आप निम्नलिखित कौन सा कठोर संविधान का गुण नहीं है? तो कोई भी, मतलब यह जो है इसमें क्या होगा, यह आपातकाल में लाभदायक है, यह गुण नहीं है, मतलब ये नेगेटिव चीज है, ये क्लियर चीज है ये। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, ए होगा। ठीक। फिर है 31 है, संसदीय सरकार का अर्थ क्या है? तो संसदीय सरकार का क्या अर्थ होगा? तो संसदीय सरकार का क्या अर्थ होगा, बताइएगा। देखिएगा, संसद द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, नौकरशाह की सरकार, वह सरकार जिसमें मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो बेस्ट आंसर क्या होगा, वह सरकार जिसमें मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। क्लियर चीजें ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, 31 क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और उसे अब मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया, 30 में डाल दिया गया है। और इसे क्या बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया, या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। 31वां का आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, 32 क्वेश्चन, 32 देखिएगा, अनुच्छेद 19(1) क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। तो मतलब 19(1) में जो है वो क्या है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो बोलने और अभिव्यक्ति शब्द में क्या आता है, अगर छापने की, मतलब वाणिज्यिक विज्ञापन छापने का अधिकार होगा, बंद आयोजित करने का अधिकार नहीं है, दोनों नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। क्लियर चीज है ये। फिर 33 लिखिएगा, देखिएगा 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मूल अधिकार है, शांति प्रदर्शन करने का अधिकार मूल अधिकार है, बिल्कुल है। ठीक है। किसी सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों को कार्यालयों में परिसर में सभा करने का अधिकार, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार है? 33 का क्वेश्चन आंसर बताइए, कौन सा मूल अधिकार है? किसी सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों और परिसर में सभा करने का अधिकार, उपरोक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो कोई सरकारी कार्यालय के कर्मचारी भी कार्यालय में परिसर में क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी दोनों होगा, और तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर चीजें ये। ठीक है। तो 33 का आंसर क्या होगा, सी हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 34,
34 में लिखा है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से सम्मिलित है। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? तो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका विदेश गमन का अधिकार और एकांतता का अधिकार, यह दोनों ही आएगा इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। ठीक है। फिर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार को निम्नलिखित सम्मिलित है। आजीविका का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आश्रय का अधिकार, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां नंबर 19 एक ग को अंतर्गत संगम अथवा संघ बनाने का अधिकार निम्नलिखित में किसमें सम्मिलित है? 36 का आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या देखिए पता रहे देखिएगा। हड़ताल करने का अधिकार है, संघ अथवा संगम मान्यता प्राप्त करने का अधिकार, किसी संघ अथवा संयम पर सदस्य होने के से मना करने का अधिकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी डी होगा। क्लियर? चीजें पढ़िए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और पढ़ने के साथ ही आंसर आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है। ठीक है। 37वां क्वेश्चन, परमादेश की रीट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जारी कर जाती है? परमादेश जो रीट है, वह परमादेश जो है मैंडेमस जो है वह किसके विरुद्ध, परमादेश जो किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? परमादेश किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? 37वां का आंसर क्या होगा? लोक अधिकारी के विरुद्ध हो सकता है। कोई सार्वजनिक कर्तव्य के अनुपालन के लिए किसी प्राइवेट, वह व्यक्ति जो ने किसी को सार्वजनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया गया है, तो उसके विरुद्ध भी किया जा सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। फिर चीजें ये, उत्प्रेषण की रीट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जारी? उत्प्रेषण और सटरियो, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, प्रतिषेध और उत्प्रेरण दोनों कितने थे? जो प्योर जुडिशरी रेट थी, जो जुडिशरी और सेमी या अर्ध न्यायिक को यह जारी किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये उसका आंसर होगा। आंसर क्या हो रहा है इसका? ये हो रहा है, जुडिशरी और सेमी जुडिशरी अथॉरिटी को यह क्या किया जा सकता है? जारी किया जा सकता है। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट निम्नलिखित मामले में जारी किया जा सकता है। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है निम्नलिखित मामले में जारी किया जा सकता है। पहला, अगर जब पिटिशनर राज्य द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से बंदी बनाया गया हो, ये भी सही है। जब पिटिशनर किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बंदी बनाया हो, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। उपरोक्त दोनों ही सही है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 40वां नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। भारतीय संविधान में विधि के शासन का प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित अनुच्छेद में किया गया है। तो सबको मालूम, अभी आपको बताया आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, मतलब विधि के शासन की बात की गई है। यहाँ पर विधि के शासन की बात कही रही है, और विधि का शासन जो है आर्टिकल 14 में जगह में दिया गया इसको। तो आर्टिकल ए मतलब 14, और यह जो आंसर होगा यह ये होगा इसका आंसर। ठीक है। 41वां देखिएगा, निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को बिना वित्त सलाहकार समिति की सलाह से कितने अवधि से अधिक अवधि के लिए इसको निरोधित नहीं किया जा सकता? तो ये कितने अवधि का है? ये 60 दिन है, लगभग 2 महीने के लिए। क्लियर चीज है, याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट जो है 42वां है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? सबसे मालूम है आपको अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन करता है? आर्टिकल 17। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है देखिए 43 जो नंबर क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संगम या संघ बनाने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आवाज संचरण बस न स्वतंत्रता, ये भी है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने बस जाने की स्वतंत्रता, यह भी है। ठीक है। संपत्ति के अर्जन धारण और वेधन करने का अधिकार, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है डी होगा। क्लियर है चीजें? आपको दिमाग मतलब पहले ही क्लिक हो जा रहा है कि कौन सा आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके पूरा न किए जाने पर परमादेश रीट जारी होता है?
ठीक है, विवेकाधीन कर्तव्य संविदा, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका आंसर होगा 44 का ए आंसर होगा। क्या होगा? 44 का ए आंसर होगा। 45वां देखिएगा, मूल अधिकार के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है। तो बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ कर सकता है। कहाँ कर सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। क्लियर चीज है ये। अब 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 जो क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के ने संविधान के अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम देते हुए यह अधिनियमित किया है कि प्राण का अधिकार केवल अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके मानव गरिमा को बनाए रखने की जीने का अधिकार सबको है। ऐसा निम्नलिखित बाद में प्रतिपादित है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, और खत्री बनाम बिहार राज्य। तो ये किसके अगेंस्ट में है? मेनका गांधी वाला केस है। तो ये ए आएगा। इसका आंसर क्या होगा? फिर चीजें ये, ठीक है, इसका आंसर क्या हो रहा है? ए होगा। नेक्स्ट देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 24 ऐसे बालकों को किसी कारखाने अथवा खान की मतलब चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिटेड करता है। तो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिटेड कर रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल 14 में है ना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो कितने से वर्ष के बच्चे जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष हो, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र, 14 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों को करता है। किसके करता है? 14 वर्ष और उससे कम की उम्र के बच्चों को कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है, आपके क्वेश्चन देखने से समझ आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर चीजें। नेक्स्ट 49वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 29 दो यह उपबंधित करता है कि राज्य द्वारा पोषक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश किसी नागरिक को केवल निम्नलिखित में से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। क्लियर चीजें ये बात करता है कि धर्म, मूल, लिंग, जाति और मत। बिल्कुल सही है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और भाषा। ठीक है, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, मत, भाषा अथवा इनमें से किसी आधार पर। इसका आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर जो जा रहा है, क्या आ रहा है? वह सी जा रहा है। इसका आंसर बेस्ट आंसर क्या जा रहा है? यह सी जा रहा है। धर्म, मूल, लिंग, जाति, मत, भाषा अथवा इनमें से किसी आधार पर क्या कर सकते हैं? उसको एडमिशन लेने से या भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो रहा है। ठीक है, मूल, धर्म, लिंग, जातीय, भाषा का ये थोड़ा और विस्तृत रूप है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। बेस्ट आंसर जो है वह सी होगा। क्लियर है चीजें ये। नेक्स्ट 400 नंबर क्वेश्चन। संविधान को अनुच्छेद 26 वह उपबंध करता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धार्मिक संप्रदाय को निम्न प्रकार का अधिकार प्राप्त होगा। क्लियर है। तो 49 का क्या क्या बोल रहा है कि क्या अधिकार प्राप्त होगा? तो तो इस 49 का जो देखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। हमने लास्ट क्लास में इसको डिक्टेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। परमादेश रिट कब जारी किया जाता है? तो परमादेश रिट कब जारी किया जाता है? आपको यह किसी विशिष्ट न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के नहीं, ऐसा नहीं, ये परमानेंट नहीं है। ये किसी लोकाधिकारी द्वारा उसने ऊपर विधि द्वारा अर्पित कर्तव्य की, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यह रिट किसी वरिष्ठ नहीं, ये नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो विरुद्ध जारी किया जाता है जो सार्वजनिक, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा? कर्तव्य के पालन से चूक होने की दशा बढ़ती है और कर्तव्य का प्रवर्तन की मांग की गई हो परंतु प्रवर्तन करने से इनकार कर दिया हो। ये इसका बेस्ट आंसर है। बेस्ट आंसर क्या होगा इसका? 50 का बेस्ट आंसर जो है वो बी होगा। क्लियर चीजें। इस प्रकार आपने देखा कि हमने संविधान की कुछ क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश किया, जिससे आपको पढ़ने में क्या होगा, एक दिशा दी है। जो आप व्यक्ति, जो बालक जो है ऐसे ही पढ़ लेते हैं, उसको मेमोराइज नहीं कर पाते, और और वो क्या करते हैं, बस पढ़ लेते हैं, और जब को लगता है कि हमको सारा चीज मालूम है, जब सामने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जब उनके पास क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो पर्याप्त अच्छे मतलब सॉल्व ना करने के कारण, प्रैक्टिस ना करने के कारण क्या होता है, वो सिली सब मिस्टेक कर जाते हैं, क्वेश्चन को समझने में थोड़ा गलती कर देते हैं। इसलिए क्या होता है, उनका
अब जो है आंसर गलत हो जाता है। तो इस ये मेन मकसद है कि एमसीक्यू के माध्यम से क्या कीजिए, आप चैप्टर को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने जो आज एमसीक्यू देखा हुआ लगभग मेरा 1 से 4 भाग जो हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा था, उसके आधार पर मैं तैयार करने की कोशिश किया, और एमसीक्यू होते रहेंगे कम से कम हर दूसरे तीसरे क्लास के बाद जो है एमसीक्यू मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तो आप मेरे साथ एमसीक्यू कीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते रहिए। क्लियर चीज है ये, ठीक। तो हमने अभी देखा पूरा चीजों को हमने अच्छे से एमसीक्यू किया। अब देखते हैं, अब हम संविधान की कक्षाओं को हम आगे बढ़ाते हैं। और संविधान की जब कक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अगला हमने पिछले कक्षाओं में संविधान के भाग 4 तक हमने देख लिया था। तो आज जो है हम क्या देख रहे हैं, संविधान का भाग 5 हम देखते हैं, जिसमें यूनियन शब्द होता है, यूनियन को देखते हैं। और क्लियर चीज है ये। और ये जो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 के मध्य जो है इसको रखा गया है। और कुछ चीजों को हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो है एक एक चीज को हम रात में करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर चीज है ये, ठीक। तो भाग 5, संघ अनुच्छेद 52 से लेकर 151। क्लियर चीज है ये। चलिए ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं। इसमें देखिएगा आपके सामने मैं एक बनाया हूँ आप लोगों के लिए, तो देखिएगा सिंपल फॉर्म में संघ 5 क्या है, यह संघ है। हम इसको यूनियन भी बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या रहा है, यूनियन में बहुत सारी चीजें हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, कार्यपालिका है, विधायिका है की बात हो रही है, कार्यपालिका की बात हो रही है, न्यायपालिका की बात हो रही है, सीएजी की बात हो रही है। क्लियर चीजें ये, ठीक। तो यहाँ पर इतने चैप्टर बने हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और सीएजी की हम बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 52 से 61 जो है क्या है, वह राष्ट्रपति की बात करता है। 62 से 70 जो उपराष्ट्रपति की बात करता है। 71 से 76 78 जो है वो कार्यपालिका की बात करता है। 79 से 1 2 3 जो है विधायिका लेजिस्लेचर की बात करता है, ठीक है, विधायिका की बात करता है। न्यायपालिका की बात हो रहा है, यहाँ न्यायपालिका का यहाँ पर संदर्भ है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से, किससे है, सुप्रीम कोर्ट से इसका यहाँ पर इसका संबंध है। किस कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट से। तो आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 जो है वो सुप्रीम कोर्ट बात करता है। और ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी के बारे में जो कार्य होता है वो आर्टिकल 148 टू 151, ठीक है। इसी सिलसिले में हम क्या करेंगे, अपने क्लास को इसी चैप्टर वाइज जो है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक, आपको बताया हूँ कि जो केंद्रीय प्रशासन है, देखिएगा तीन लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं ना, कौन कौन से, विधायिका, क्या होते हैं, विधायिका, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कार्यपालिका, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, न्यायपालिका, ठीक है। और मीडिया के द्वारा दिया गया टर्म क्या है, मीडिया भी हम बोल सकते हैं ना, चौथा स्तंभ बोल सकते हैं, ठीक है। तो विधायिका का लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या होता है, इसमें क्या आता है, पार्लियामेंट आता है। पार्लियामेंट में कौन आता है, लोकसभा आते हैं, राज्यसभा आते हैं, और प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति मिलकर क्या बनाते हैं, विधायिका लेजिस्लेचर बनाते हैं। क्लियर चीजें। और राज्यों का लेजिस्लेचर कैसे बनेगा, यार राज्यों का लेजिस्लेचर तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिस स्टेट में काउंसिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस गवर्नर, यह मिलकर क्या बनेगा, यह स्टेट लेजिस्लेटिव बनेगा। स्टेट लेजिस्लेटिव किससे मिलकर बनेगा, एसएलए असेंबली और काउंसिल और गवर्नर। काउंसिल तो केवल कुछ राज्यों में है, ठीक है। जिन राज्यों में काउंसिल होगा वहां पे काउंसिल से मिलकर बनेगा, जिन राज्यों में नहीं होगा वहां पर एसएलए प्लस गवर्नर मिलकर क्या बनाएगा, वह कार्यपालिका बनाता है ना, ठीक है। न्यायपालिका में क्या आते हैं, न्यायपालिका में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं। ये चीजें, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय जो है के अंतर्गत आते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय को हम नहीं लेते, मेनली हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायपालिका के अंतर्गत लिखते हैं। तो आपके सामने देखिए, विधायिका बनाया गया, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है। लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। राज्यसभा में सदस्यों के 252 है, ठीक है। 252 में से देखिएगा, इसमें से 12 जो है क्या होते हैं, वह राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। 238 जो है वो चुन कर आ रहे हैं। क्लियर चीजें ये, ठीक है। इस प्रकार जो है लोकसभा में 552 सदस्यों हैं, हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन 8% कितना है, 545 है, जिसमें से 543 जो है डायरेक्ट इलेक्टेड है, और 2 जो है नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर चीजें ये। और
और एग्जीक्यूटिव में क्या आता है? एग्जीक्यूटिव में जो है कार्यपालिका और राष्ट्रपति आता है। कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्रिमंडल, कैबिनेट। सेंट्रल कार्य एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है। क्लियर चीज है ये? ठीक। ये समझने की कोशिश आप करिए यहाँ पर। क्लियर चीज है ये? तो ये क्या है? एक व्यवस्था बताया, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आ रहे हैं, ठीक है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आते हैं। तो एक रफ मतलब आपको एक एस्टिमेट दे दिया कि हम यूनियन पढ़ रहे हैं, यूनियन में क्या क्या है? राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है और सीएजी है। क्लियर चीज है ये? तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, कौन होता है? वह राष्ट्रपति होता है, ठीक है। कार्यपालिका की सभी समस्त शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित हैं, ठीक है। लेकिन वह इतना सब होते हुए भी भारत में क्या है? प्रधानमंत्री जो है जनता के द्वारा क्या है? प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति है। इसलिए जो है कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख है वह प्रधानमंत्री है, और नाम मात्र प्रमुख या हमको जो बोलते हैं एग्जीक्यूटिव हेड जो है वह राष्ट्रपति है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो है कौन होगा? वह प्रधानमंत्री होगा। क्लियर है? तब भी हम एग्जीक्यूटिव हेड किसको मानते हैं? राष्ट्रपति को मानते हैं। कि सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? भारत सरकार के सभी कार्य जो है वह राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। क्लियर चीज है ये? ठीक है। देखिएगा, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। आपको मालूम है सब बिल्कुल बात। भारत ने क्या किया है? संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से ही गठित होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका मतलब विधायिका। यहाँ व्यवस्थापिका को क्या कर सकते हैं? विधायिका कहते हैं। तो हमारे यहाँ केंद्र में विधायिका क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा संसदीय कार्यपालिका कहाँ से किससे मिलकर बनी होती है? विधायिका में ही से ही गठित होती है। सामान्यतः कार्यपालिका संसदीय व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी हो रही है? निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान निर्माता कार्यपालिका की शक्ति तो शक्तिशाली तो बनाना चाहते थे, परंतु वे हितों को ध्यान में रखते हुए उसे जवाबदेह और उत्तरदायी भी बनाया रखना चाहते थे। मतलब इसमें तानाशाह जैसे गुण ना हो जाए, जवाबदेही और उत्तरदायित्व की भावना भी बने रहे, ठीक है। इसके लिए जो उन्होंने संसदीय शासन व्यवस्था को ही ज्यादा श्रेयस्कर समझा, ज्यादा अच्छा समझा, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिक शक्तियां जो है दो केंद्रों में निहित होती है। एक जो है भारत का राष्ट्रपति, और दूसरा क्या होता है? वास्तविक जो कार्यपालिका होता है वो होता है प्रधानमंत्री। क्लियर चीज है ये? एक होता है नाम मात्र का औपचारिक, क्या होता है? औपचारिक कार्यपालिका प्रमुख, वो कौन है? राष्ट्रपति हैं। दूसरा होता है प्रमुख कार्यपालिका मतलब वास्तविक कार्यपालिका, जो क्या कौन होता है? वह मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद किसके अधीन काम करता है? वह मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्लियर चीज है ये? ठीक। तो भारत ने कैसा अपनाया है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिक जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका से गठित होती है। यहाँ पर कार्यपालिका दो प्रकार की बात करते हैं कि नाम मात्र औपचारिक कार्यपालिका जो राष्ट्रपति के संदर्भ में हम देखते हैं, और दूसरा क्या? वास्तविक कार्यपालिका जो क्या होता है? मंत्रिपरिषद होता है। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। क्लियर चीज है ये? ठीक। तो हम राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ते हैं चीजों को। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में देखते हैं तो सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख कौन है? भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है। सर्वोच्च कार्यपालक है ये। औपचारिक प्रमुख है, संघीय प्रमुख है, संवैधानिक और विधिक प्रमुख है। क्लियर चीज है ये? तो ये क्या है? संवैधानिक प्रमुख है, विधिक प्रमुख है, ठीक है। औपचारिक प्रमुख है, ठीक। जिस तरह ब्रिटेन का शासन का प्रमुख वहां का राजा होता है, तो भारत में वो उसका प्रमुख कौन है? यहाँ राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में देखते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में 52 53 के बारे में उनको कार्य समझ शक्तियां कार्यपालिका में निहित होती है। कार्यपालिका की समझ शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन, 55 निर्वाचन की पद्धति, कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है।
सत्रह पुनः नियुक्ति हो सकती है, योग्यता हम देखेंगे अभी। ठीक है। फिर शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या उसके बिहाफ पे कोई अन्य सीनियर जज भी दिला सकता है। महाभियोग प्रस्ताव जो है आर्टिकल 61 है, हम इसको देखेंगे आर्टिकल 61 क्यों कैसे आया। ठीक है। महाभियोग प्रस्ताव जो है 61 में है। फिर निर्वाचन संबंधी विवाद महाभियोग कैसे, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे, इसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। जब वो आर्टिकल 41 में बताया गया कैसे अपने पद से हट सकता है, उसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस भी आता है। निर्वाचन विवाद का निश्चय कौन, निर्वाचन तो सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निर्वाचन के संबंध में जो भी विवाद है उसका निपटारा कौन किसके द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। ठीक है। सरकार के समस्त कार्य का राष्ट्रपति में निहित है। संसार सरकार के समस्त कार्य जो है किसमें निहित है, राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है इसको हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर राष्ट्रपति में क्या निहित है, आपातकालीन शक्तियां, तीनों प्रकार की इमरजेंसियां जो है, राष्ट्रीय आपात राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352। ठीक है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। और और वित्तीय आपात जो है आर्टिकल 360। ये सभी की घोषणा कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति ही करता है। क्लियर चीजें ये, तो राष्ट्रपति के संदर्भ में हम आज राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्लियर चीजें, उसकी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में आपको एक आर्टिकल दिख रहा है, आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है। 60 शपथ है, 61 महाभियोग है, निर्वाचन विवाद है, और क्षमादान शक्ति है। आर्टिकल 72 जो है समाधान की शक्ति है। क्लियर चीजें ये। और समस्त कार्य जो है राष्ट्रपति, भारत सरकार के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है। और इमरजेंसी शक्तियां राष्ट्रपति में आर्टिकल 352 से 360। तो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको मैं एक साथ लाने की कोशिश किया हूँ जिससे आपको समझने में आसानी जाएगा। क्लियर चीजें ये। ठीक, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किसके द्वारा होता है, ये जनता के द्वारा नहीं होते। जनता के द्वारा कैसे होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है। कैसे हो रहा है, ये अप्रत्यक्ष, मतलब जनता के प्रतिनिधि ही इनको क्या करते हैं, चुनते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब बोथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। तो संविधान संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो उस मतदान में भाग लेते हैं। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर चीजें ये। तो कौन कौन भाग ले रहा है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्लियर चीजें। ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन वो कौन भाग ले रहा है, वह इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधानसभा में निर्वाचित विधायक विधायक भाग लेते हैं। उसके अलावा कौन भाग ले रहा है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी में क्या विधानसभा है, वहां के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं। ठीक है। क्लियर है। जब कोई सभा, अब के संविधान में प्रावधान है कि संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से रहे। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या किया जाता है, समतुल्यता का सिद्धांत अपनाया जाता है। क्या, समतुल्यता का सिद्धांत अपनाया जाता है। सब दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला जो है समतुल्यता का सिद्धांत है, और दूसरा जो सिद्धांत है वो है एकल संक्रमणीय सिद्धांत, एकल संक्रमणीय सिद्धांत। फिर है, तो समतुल्यता का सिद्धांत को एक सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक दोनों भाग ले राज्यों के। तो सांसदों और विधायक विधानसभाओं के, तो मतलब सांसदों और सभी राज्य के जितने भी विधायक हैं, सभी विधायकों के मतों का मूल्य क्या होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए।
जितने भारत में सांसद हैं उनके मतों का कुल योग और राज्य के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल योग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसे बोलते हैं समतुल्यता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको हम? समतुल्यता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम इसको? समतुल्यता का सिद्धांत कह रहे हैं। क्लियर चीज है। दूसरा है एकल संक्रमणीय सिद्धांत। एकल संक्रमणीय सिद्धांत का मतलब क्या है कि मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम से दिया जाता है। मतलब मतदाताओं मत मतदाताओं द्वारा मतदान जो है मतदान जो है वह वरीयता क्रम में दिया जाता है। वरीयता क्रम में दिया जाता है। वरीयता क्रम में दिया जाता है। मतदाताओं द्वारा मतदान जो है वरीयता क्रम में दिया जाता है। क्लियर चीज है ये? ठीक है। कहने का मतलब है इसमें समतुल्यता का सिद्धांत है और एकल संक्रमणीय सिद्धांत के माध्यम से क्या हो रहा है, दो सिद्धांत जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रयुक्त होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों खासकर दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं। क्लियर चीज है ये? ठीक है, अभी तक यही व्यवस्था है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि राज्यों का और संघ के सभी समांतर है। राज्यों में जितने भी विधानसभा जितने भी विधायक हैं और वो उनका जो मतों का कुल होगा होगा वह जो है सांसदों के कुल मत के योगों का क्या होगा, वह बराबर होगा। यही जो है समतुल्यता का सिद्धांत है। और कैसे मत बराबर होगा, कैसे एक सांसद के मत का मूल्य निकलेगा और एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकलेगा। ठीक है, इसके निकालने के लिए जो है एक फार्मूला है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, प्रत्येक राज्य मतलब एक विधायक के मत का मूल्य हम पहले देखते हैं। एक एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाएगा? जिस राज्य का विधायक का मत का मूल्य जिस राज्य के विधायकों के कुल मतों का मूल्य निकालना है तो एक विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए कैसे करेंगे? जिस राज्य के विधायक के मत का मूल्य निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे? देखिएगा, उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य, उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित विधायकों की संख्या कितनी है। तो क्लियर चीजें, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या को हम क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर चीज है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 1/1000 लिख दिए हैं। इसको हम ऐसे लिखते तो क्या करते हैं, ये डिवाइड कर दिया ऐसे लिखते हैं हमने, भागित कर देते हैं। क्लियर चीज है। तो हम क्या करें, एक विधायक के मत का मूल्य निकल जाता है। तो क्या निकलेगा, यह एक विधायक के मत का मूल्य निकलता है। ठीक है। तो संसद के सदन की निर्वाचित सदस्य मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के कुल संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने से प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो अब एक तो मतलब कहने का मतलब देखिएगा, यहाँ पर एक किसी भी राज्य के विधायक, मान लीजिए हम कोई भी राज्य लेते हैं, हम मान लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य है। मतलब एक छत्तीसगढ़ राज्य है और छत्तीसगढ़ राज्य में हमको मान लीजिए एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या में उसमें यहाँ पे निर्वाचित विधायकों की संख्या मान लीजिए 90 है। छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या में से हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ की राज्य की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या में क्या करेंगे, ये इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ SLA, मतलब कोई कुल विधायक जो है निर्वाचित विधायकों को हम कर देंगे, उनको हम क्या करेंगे, 1000 से जो है उसको भागित कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एक MLA का मत का मूल्य आ जाएगा। एक MLA का मत का मूल्य आ जाएगा तो उस राज्य में जितने भी MLA हैं उनके मत का वो निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको उतना जितना विधायकों की संख्या क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, उस राज्य के सभी विधायकों के मतों का मूल्य निकल जाएगा। तो इसी प्रकार हम सभी राज्यों के क्या करेंगे, विधायकों के मतों का मूल्य निकालेंगे। जब विधायक जब सभी राज्यों के विधायक, जो हर प्रत्येक राज्य का, जैसे छत्तीसगढ़ आ गया, बिहार आ गया, झारखंड आ गया, ऐसे 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 ऐसे
सभी राज्य के विधायकों का अगर मत आ जाता है, जैसे छत्तीसगढ़, तो सभी को क्या करते हैं, फिर सभी राज्यों के विधायकों के कुल मतों का योग क्या करते हैं, कुल मतों का योग कर देते हैं। ठीक है, एक संसद के मत का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य योग कर देते हैं, एक एमपी के एक विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए। और उसको क्या करते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से क्या कर देते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, और भाग देने के बाद जो है वो क्या आ जाता है, एक एमपी के मत का मूल्य आ जाता है, एक एमपी के मत का मूल्य आ जाता है। क्लियर चीजें, तो एक एमपी का मत मूल्य क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, डिसाइड कर दिया जाता है किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग के द्वारा जो एक एमपी का मूल्य का निर्धारण जो है इस आधार पर किया जाता है। ठीक है, दूसरा चीज है, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। मतों का एक निश्चित भाग कुल वैध मतों का निर्वाचित होने वाला, मतलब किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति के, मतलब राष्ट्रपति क्या कि एक संसद के मत का मूल्य निकल गया चुनाव, और एक संसद का मत का मूल्य निकल गया, और जितने निर्वाचित सांसद है उनके सभी निर्वाचित सांसदों के मतों का कुल मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, और कुल मूल्य का 50% प्लस वन, या क्या किया जाता है, कोटा तय किया कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, यह कोटा तय किया जाता है। क्लियर है चीजें, अगर इतना इस कोटे को अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर नहीं ले पाते हैं तो मतदान जो है, मतलब पहले चरण में अगर नहीं ले पाता, कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है निर्धारित कोटा। और निर्धारित कोटा क्या होती है, संसद के कुल मतों के योग का आधा का आधा से एक ज्यादा, मतलब 50% प्लस क्या करते हैं उसको, वन करते हैं, उसका निर्धारित कोटा निकल जाता है। और निर्धारित कोटा अगर जो कैंडिडेट पहले प्राप्त कर लेता है वह क्या कर लेता है, विजेता घोषित कर लेता है। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट, तीन कैंडिडेट खड़े हैं, तीनों में से किसी ने भी एक निर्धारित कोटा को प्राप्त नहीं कर पाया है, तो बोर्ड जो है किस पर चला जाता है, अगले चरण में चला जाता है। तो अगले चरण में जब बोर्ड चला जाता है, मान लीजिए तीन कैंडिडेट ए बी और सी कैंडिडेट खड़े हैं, और चुनाव आयोग ने क्या किया है, एक निर्धारित कोटा तय कर दिया है। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि इतना वोट मिलेगा तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो निर्धारित कोटा जो है मान लीजिए 50,000 एक घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो पहले चुनाव में एक कैंडिडेट को 50,000 नहीं मिलते, एक कैंडिडेट को कितना मिलते हैं, 24,000, मतलब एक कैंडिडेट को मान लीजिए 35,000 मिल रहे हैं इसको, ठीक है। इसको जो मिल रहा है वह 15,000 मिल रहा है, ठीक है, या 14,000 मिल रहा है, और इसको जो है 1,000 मिल रहा है। क्लियर चीजें, क्लियर है, तो ये पहला चरण हो गया। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहला चरण में किसी ने भी क्या हुआ, निर्धारित कोटा 50,000 एक को प्राप्त नहीं किया है, तो चुनाव कैसे चला जाएगा, दूसरे चरण में चला जाएगा। तो फर्स्ट फेज हो गया, ये फर्स्ट फेज हो गया, समझिए चीजों का। अब चुनाव आयोग घोषणा करता है कि पहले चरण में किसी ने कैंडिडेट ने निर्धारित कोटा को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए चुनाव जो है अगले चरण में चला जाता है। अगला चरण जो होता है तो केवल दो कैंडिडेट बचते हैं, तीसरा कैंडिडेट के जो है आधे आधे मत जो है इन पर ट्रांसफर हो जाते हैं, ए पर ट्रांसफर हो जाएंगे आधे मत, और बी पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर मत ट्रांसफर करने के बाद इसने निर्धारित कोटा 50,000 50,000 एक प्राप्त कर लिया है, तो इसको विजेता घोषित करते हैं। अगर ये भी नहीं कर पाता है, जैसे नहीं सामने इसमें नहीं कर पाता है, तो मतदान कहाँ चला जाएगा, तीसरे चरण में चला जाएगा। और जो सबसे कम पाया रहता है उसका वोट जो है रिमेनिंग कैंडिडेट पर ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर एक ही कैंडिडेट है तो पूरा वोट जो है कहाँ पर, ए व्यक्ति पर ट्रांसफर हो जाएगा, बी का। इस प्रकार जो है ए व्यक्ति जो है वह विजेता या कैंडिडेट जो है घोषित कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें वरीयता क्रम में होता है, जो सबसे कम वोट पाया जा रहा था निर्धारित कोटा को प्राप्त अगर नहीं हो कर पाता है, जो सबसे कम वोट पाया हुआ कैंडिडेट है, अगले चरण में उसका वोट जो है 50 50 जो है बचे हुए कैंडिडेट पर क्या होते हैं,
ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर बचा हुआ कैंडिडेट दूसरे फेज में, अगर जो कैंडिडेट दूसरे फेज में अगर निर्धारित कोटा को प्राप्त कर देते हैं तो चुनाव आयोग उसको विजेता घोषित कर लेता है। यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है तब तक वो निर्धारित कोटा जो है उसको कोई प्राप्त नहीं कर पाता। अंततः किसी न किसी को तो निर्धारित कोटा प्राप्त हो ही जाता है। क्लियर चीजें। इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसे बोलते हैं कि समतुल्यता, एक रूपता और समतुल्यता का सिद्धांत और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। समतुल्यता के सिद्धांत के लिए कि विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाता है, फिर विधायकों के मतों का मूल्य से क्या निकाला जाता है, सांसद के मतों का मूल्य निकाला जाता है, सांसद के मतों का मूल्य निकाला जाता है, और जितने भी सांसद चुनाव में भाग लेते हैं या जितनी संख्या है उससे उसको मल्टीप्लाई करके क्या किया जाता है, उनका निर्धारित कोटा तय कर दिया जाता है। निर्धारित जो कोटा है वह कुल वैलिड वोट का 50, कुल वैलिड वोटों का जितना जितना भी वो है उसका 50% से क्या होता है, मूल्य ज्यादा होता है, एक ज्यादा होता है। क्लियर है चीजें। तो इसके माध्यम से निर्धारित कोटा तय किया जाता है, उसके बाद जो मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और इसी को बोलते हैं समतुल्यता का सिद्धांत। एकल संक्रमणीय हस्तांतरीय मत पद्धति के द्वारा क्या हो रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। क्लियर चीज है ये। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, माननीय चुनाव आयुक्त, मतलब मुख्य, हमारे भारत सरकार का जो चुनाव आयोग है वह करवाता है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन क्या कहलाता है, वह केंद्रीय चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग भारत सरकार जो है क्या करता है, वह राष्ट्रपति का निर्वाचन को करवाता है। क्लियर चीजें। तो राष्ट्रपति, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी क्या योग्यता होना चाहिए, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का आयु पूर्ण। ये देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो, मतलब मेंटली रिटार्डेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होने के निर्वाचन की क्या कर रखता हो, योग्यता रखता हो। किसी स्थानीय में लाभ के पद पर ना हो, क्या हो, लाभ के पद पर ना हो, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट के पद पर नहीं हो। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को क्या करता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई व्यक्ति भाग लेता है तो 50 व्यक्ति मतलब प्रस्तावक होना चाहिए, कम से कम उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हों। ऐसे उम्मीदवार जो है, अगर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक नहीं होंगे तो वह कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का कैंडिडेट नहीं बन पाएगा। उसके लिए 50 सांसदों का मतलब क्या होना चाहिए, प्रस्ताव के रूप में होना चाहिए, और 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक के रूप में होंगे। तभी कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, भाग ले सकता है। क्लियर चीज है ये। फिर राष्ट्रपति के जो कैंडिडेट की घोषणा होती है, रजिस्ट्रेशन करता है, नामांकन भरता है। क्लियर है, जिसको जब और नामांकन भरने के बाद क्या होता है, वह चुनाव में भाग लेता है। क्लियर चीज है ये। नामांकन भरने के बाद क्या करता है, वह चुनाव में भाग लेता है। क्लियर है। चुनाव में अगर जिस कैंडिडेट को जीत जाता है वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्या लेता है, वह शपथ ग्रहण करता है। क्लियर है। भारत का राष्ट्रपति जो है वह संविधान की शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है, वह संविधान की शपथ लेता है। भारत का राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, वह संविधान की शपथ लेता है। क्लियर चीजें। किसकी शपथ ले रहा है, वह संविधान की शपथ लेता है। और कौन दिलाता है संविधान की शपथ, तो संविधान की शपथ जो दिलाता है वह भारत का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज जो है उसको क्या कर सकता है, शपथ दिला सकता है। तो शपथ कौन दिला रहा है इसको, तो सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI जो है शपथ दिलाता है, या इसके बिहाफ पर कोई भी सीनियर चीफ जस्टिस, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर जज भी इसको शपथ दिला सकता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन देखा, भारत के राष्ट्रपति के कौन व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो सकता है। ठीक है। और और राष्ट्रपति जब बन जाता है, शपथ कौन दिला रहा है देख लिया। ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं, अगर व्यक्ति एक बार संविधान में राष्ट्रपति बन जाता है तो राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं, वह संसद के किसी भी ये राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए।
यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उसे त्याग पत्र देना होगा। कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करना होना चाहिए। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास आवंटित होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उनकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कभी कम नहीं किए जाएंगे। ये शर्तें हैं जो राष्ट्रपति के लिए शर्तें हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी विधायिका का, चाहे तो केंद्रीय विधायिका हो चाहे राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होगा, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर चीजें ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन जाता है तो उसका कार्यवधि कितना होता है, वह 5 वर्ष होता है। क्लियर चीजें, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या हो रहा है, 5 वर्ष हो रहा है। कोई व्यक्ति जो है दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के संदर्भ में कोई व्यक्ति दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में ऐसा ऐसा कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है कि एक व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति जो है, कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ पर जितने बार वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है और ये जीत सकता है, तो उतने बार वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में लगातार 2 कार्यकाल के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं बनते, लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। क्लियर है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष है। क्लियर चीजें, ठीक है। अगले वर्ष के मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल प्रारंभ होने के ठीक पहले ही मतलब अगला राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का पद जो है 1 दिन के लिए भी खाली नहीं रहता है। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके लिए भारत सरकार ने क्या व्यवस्था किया है, उपराष्ट्रपति का पद बनाया है। क्लियर है, जब किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, किस मतलब उसके पदों का निर्वहन करने के लिए कौन करेगा, उपराष्ट्रपति का पद जो है संविधान के द्वारा बनाया गया है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है, तो राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे हो सकता है, तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जो है वह त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र देकर पद को क्या कर सकता है, रिक्त कर सकता है। क्लियर चीज है ये, त्याग पत्र किसको देगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा। ठीक है, तो दूसरा कि उसका कार्यकाल पूरा हो जाए तो पद से क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए वह पद से हट जाएगा। क्लियर चीज है, या पद से और किस रीति से पद से हट सकता है, ठीक है, शिक्षा से त्याग पत्र दे देगा, या और या तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। क्लियर चीज है ये, ठीक है, तो अपने पद से वो हट जाता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद से कैसे हट सकता है, देखिएगा, राष्ट्रपति आपका कार्यकाल पूरा हो जाए हट सकता है। ठीक है, एक उस पर और एक है, राष्ट्रपति अपने पद से हटने उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, अपना त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र देकर भी क्या, स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र देकर भी क्या कर सकता है, पद को रिक्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, अपना उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा अपना त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति को देता है। क्लियर चीज है ये, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है वह उपराष्ट्रपति को देता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति जो है इसकी सूचना जो है वह किसको देगा, वह स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा को देगा। किसको देगा, यह लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। क्लियर चीज है ये, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है, वह लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है, इसके अलावा और वो पद से हटाया जा सकता है अगर राष्ट्रपति जो है संविधान मतलब संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, संविधान के अनुसार वह काम नहीं कर सकता है, तो क्या किया जा सकता है, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से क्या किया जा सकता है, उसको पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से क्या किया जा सकता है, उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो महाभियोग का आधार क्या होगा, संविधान को उल्लंघन होता है। क्लियर चीजें, तो महाभियोग जो है उस प्रक्रिया को देखते हैं जिसके माध्यम से क्या किया जा सकता है,
राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। यह चीजें ठीक है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया, ये क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स और के एग्जाम में। ठीक है। इन आरोपों पर संसद एक चौथाई, मतलब ये आरोप लगाए जाते हैं, यानी कि जो जिस हाउस में भी ये आरोप लगाया जाता है, पहला आरोप स्थापित किया जाता है, ये प्रस्ताव लाया जाता है, तो कम से कम उस हाउस के एक चौथाई सदस्य ऐसे हस्ताक्षर होना चाहिए। और 14 दिन की पूर्व सूचना पर जो है ऐसे प्रस्ताव जो है हाउस में लाए जाते हैं। अगर वो एक्सेप्ट हो जाते हैं तो ठीक है, तो क्या किया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है उस हाउस में। और महाभियोग प्रस्ताव लाए जाते हैं अगर, और उस हाउस में अगर 2/3 बहुमत से वो पारित हो जाते हैं तो अगले हाउस में चला जाता है। क्लियर चीजें समझिए, चीजें से फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव सदन के किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जाएगा। जिस हाउस में भी लाया जाएगा तो उसका प्रस्ताव लाने के लिए उस हाउस के लगभग एक चौथाई सदस्यों का उस पर लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए। और प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो प्रस्ताव लाने के 14 दिन की पूर्व जो है राष्ट्र नोटिस, जिस दिन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करना होता है उसके 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचना देना होता है कि आपके विरुद्ध क्या लाया गया है, महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। और महाभियोग प्रस्ताव जो है सदन में, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया उस सदन में फिर वह सबके, उस सदन के सभी लोगों के मध्य जो है उस प्रस्ताव को रखा जाता है। अगर प्रस्ताव के पक्ष में 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो वह प्रस्ताव जो है अगली हाउस में चला जाता है। अगर राज्यसभा में लाया गया है और स्थापित हुआ है तो वो पारित होने के बाद कहाँ चला जाएगा, लोकसभा में चला जाएगा। अगर लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा में वह 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद कहाँ चला जाएगा, वह राज्यसभा में चला जाता है। ठीक है। जो हाउस इसको स्थापित करता है, ठीक है, उसको वहां पारित होने के बाद वह दूसरे हाउस में चला जाता है। क्लियर है। दूसरा हाउस कोई भी हो, ठीक है, दूसरा हाउस में जब ये प्रस्ताव चला जाता है फिर से उस प्रस्ताव पर क्या होता है, चर्चा होता है, डिस्कशन होता है। ठीक है। इस हाउस में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपने पक्ष में कुछ बातें कहें। अगर राष्ट्रपति कहना चाहता है अपने पक्ष में, इस जो उस पर आरोप लगाया गया है तो उसमें कहना चाहता है तो वह वहां पर उस हाउस में कहेगा। अगर नहीं कहना चाहता है तो वोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगर उस हाउस से भी वह प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो समझा जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो गई है, लागू हो गई है। और उसी समय उसको पद से क्या होना है, हटना पड़ता है। क्लियर चीजें, उसी समय उसको पद से क्या होता है, हटना पड़ जाता है। तो बोला जाता है राष्ट्रपति पर क्या हो गया, महाभियोग प्रस्ताव जो है, महाभियोग की प्रक्रिया जो है पारित हो गई है। और इसके पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति अपना पद जो है छोड़ देता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर चीजें। लेकिन भारत के इतिहास में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। क्लियर चीजें ये, ठीक है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का देखिएगा 5 साल कार्य समाप्त के त्याग पत्र देता, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 है। महाभियोग की प्रक्रिया मृत्यु होने पर या निर्वाचन अवैध घोषित हो गया हो तभी क्या हो सकता है, वह अपना पद उसका रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने के ये कंडीशन है। ये चीजें, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। क्लियर चीजें ये, लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देगा। ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य क्या है, उसको हम देखते हैं। तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार के शक्तियां और कर्तव्यों को बताया गया है, जिसमें से कुछ आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कार्यकारी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति जिसको हम कार्यपालिका शक्ति, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्यपालिका शक्ति कहते हैं। इसको हम कार्यपालिका शक्ति भी कहते हैं। विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, कूटनीतिक शक्तियां हैं, चयन शक्तियां हैं और आपातकालीन शक्तियां हैं।
क्लियर चीजें ये। ठीक। तो राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां जो है भारत के संविधान के द्वारा जो है राष्ट्रपति को दिए गए हैं। उसमें से जो पहला शक्ति होती है इसको हम बोलते हैं कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति में दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो है नियुक्ति संबंधी अधिकार। क्या होता है? नियुक्ति संबंधित शक्तियां। क्लियर चीजें। तो भारत का राष्ट्रपति जो है क्या करता है? एक तो नियुक्ति संबंधी अधिकार है, शक्तियां हैं। ठीक है। और दूसरा जो है भारत सरकार के सभी कार्य जो है भारत तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति जो है देश का क्या है? यह क्या है? कार्यकारी प्रमुख है। एग्जीक्यूटिव हेड है ये। एग्जीक्यूटिव हेड है ये। क्लियर चीज है ये कार्य। इसलिए शासन के समस्त कार्य जो है शासन के समस्त कार्य जो है किसके माध्यम से किए जाते हैं? यह राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से किए जा रहे हैं? यह राष्ट्रपति के नाम से। शासन के समस्त कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। क्लियर है। यह कार्यकारिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। ठीक है। और प्रधानमंत्री का भी यह दायित्व होता है कि समय समय पर जो भी वो कार्य कर रहा है वो प्रत्येक कार्यों की सूचना जो है किसको देंगे? वह शासन के संबंध में सभी कार्यों की सूचना किसको देंगे? वह राष्ट्रपति को देंगे। क्लियर चीजें। यह नियम बना सकता है कि उसके नाम पर दिए जाने वाले नाम आदेश निर्देश रद्द हों। तो ठीक है। और नियुक्ति संबंधी अधिकार में क्या है देखिएगा? वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को वह नियुक्त करता है। ठीक है। और किसको किसको नियुक्त करता है देखिएगा? नियुक्ति संबंधी अधिकार में बहुत सारे हैं। किसको नियुक्त कर रहा है? वह महान्यायवादी एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई को नियुक्त करता है। ठीक है। और एजीआई जो है उसके प्रसाद पर्यंत पद को धारण किए रहता है। एजीआई जो क्या करता है? प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। भारत सरकार के कैग की नियुक्ति करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है। राज्यों के गवर्नरों की नियुक्ति करता है। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी भी निर्णय को प्रतिवेदन भेजने कर सकता है। या केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायकों के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। ठीक है। भारत के क्या करता है? ये चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। क्लियर चीजें ये। ठीक। या अगर राज्य के गवर्नरों की नियुक्ति करता है। क्लियर चीजें ये क्या है? नियुक्ति संबंधी इसके अधिकार होते हैं। तो क्या हो रहे हैं? यह नियुक्ति संबंधी अधिकार होते हैं। और प्रशासनिक कार्यों के संबंधी अधिकार सभी प्रशासनिक कार्य जो है भारत सरकार किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव हेड में बहुत नाना प्रकार के सदस्य होते हैं। जितने भी केंद्र सरकार में जितने भी आयोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर के आयोग हैं सभी के आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किए गए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है। लोकापाल है। इन सबकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। स्टेट्स के गवर्नर को कौन अपॉइंटमेंट करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। भारत की तरफ से विभिन्न उच्चायुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। क्लियर चीजें ये बहुत सारे क्या है? इसके नियुक्ति संबंधी अधिकार हैं। और कार्यपाल और दूसरा क्या है? भारत के सभी कार्य जो हैं वो, चाहे प्रशासनिक कार्य हो या सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किए जा रहे हैं। क्लियर चीजें ये जो है इसके क्या हो गए? कार्यकारी शक्तियां हो गई। ठीक है। राष्ट्रपति की दूसरा देखते हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां देख रहे हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में बहुत सारी चीजें हैं। विधायिका का एक पार्ट है राष्ट्रपति। ठीक है। पार्लियामेंट का हम गठन करते हैं। पार्लियामेंट विधायिका है। पार्लियामेंट में लोकसभा है राज्यसभा है। और बिना राष्ट्रपति के पार्लियामेंट का गठन तो पार्लियामेंट का क्या है? पार्लियामेंट का एक भाग है। राष्ट्रपति क्या है? विधायिका का एक पार्ट पार्लियामेंट का एक पार्ट है। इसलिए इसमें बहुत सारी विधायी शक्तियां भी पाई जाती हैं। तो कैसी विधायी शक्तियां शक्तियां देखिएगा? यह संसद की सत्र को क्या करता है? बुलाता है। ठीक है। संसद की सत्र को बुला सकता है। उसका सत्रावधान कर सकता है। ठीक है। तो लोकसभा का विघटन डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। और संसद के संयुक्त अधिवेशन को क्या करता है? आर्टिकल 108 में ना संयुक्त अधिवेशन को क्या करता है? यह आहूत करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को क्या करता है? यह बुलाता है यह। ठीक है। संयुक्त अधिवेशनों को बुलाता है। तो ये विधायी शक्तियां हैं। तो क्या करता है? संसद के सत्र को बुलाता है। ठीक है। उसका सत्र अवसान कर सकता है। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। लोकसभा को क्या करता है? विघटन करने का अधिकार है इसको। ठीक है। क्लियर चीजें ये। प्रत्येक नए चुनाव के बाद क्या करता है वह?
वह संसद को संबोधित करता है, भाषण एड्रेस करता है, या संसद में लंबित किसी विधेयक यानी किसी विधेयक पर संदेश भेज सकता है। ठीक है, बिना राष्ट्रपति की परमिशन से कोई भी विधेयक जो है वो कानून का रूप नहीं होता है। किसी विधेयक किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए, कानून बनने के लिए उस बिल पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर आवश्यक है। ठीक है, लोकसभा में वह 2 लोगों को नॉमिनेटेड करता है, कौन से एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों पे। राज्यसभा में वह 12 सदस्यों को क्या करता है, नॉमिनेटेड करता है, जो साहित्य, कला, खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त किया हो। ठीक है, क्लियर चीज़ है यह। ठीक है, संसद में कुछ विधेयकों को प्रस्तुत करने से पहले उस पर राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है। जैसे भारत की संचित निधि पर अगर खर्च आना है तो उसको पेश करने से पहले जो है राष्ट्रपति का परमिशन हो आएगा, तभी वो संसद में पेश होगा। जब तक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ठीक है, विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है, और स्वीकृति देने के बाद ही क्या बनता है, वो कानून का रूप बनता है। तो चीजें ये। इसी प्रकार राज्य की विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचार के लिए सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रह सकता है। वह संसद के 17 उद्यान के अध्यादेश जारी कर सकता है। तो नेक्स्ट जो हम देखते हैं, तो यह अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। आर्टिकल 123 विधायी शक्तियों में जो है वह अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्तियों में क्या आ जाएगा। है। तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, क्या होता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी विषय पर कानून बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है, ठीक है, और तो उस विषय पर मतलब केंद्र सूची के और समवर्ती सूची के किसी विषय पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वह अध्यादेश जारी कर क्या कर सकता है, वह कानून की घोषणा कर सकता है। क्या कर सकता है, वह केंद्र सूची और राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकता है, वह अध्यादेश जारी कर क्या कर सकता है, वह कानून का निर्माण कर सकता है। क्लियर चीजें। तो केंद्र सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर वो क्या कर सकता है, वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो यह अध्यादेश का प्रभाव कब तक रहेगा। यह अध्यादेश का प्रभाव जब तक रहेगा जब तक राष्ट्रपति इस अध्यादेश को वापस नहीं ले लेता। ठीक है, दूसरा बात है, जब लोकसभा का बैठक होती है, और लोकसभा की बैठक होती है, अगर लोकसभा की बैठक के लोकसभा लोकसभा की बैठक होती है, अगर 6 सप्ताह के भीतर लोकसभा ने इस मतलब 6 सभा के भीतर जो है लोकसभा ने इस क्या किया, इस एक्ट को अगर कहा कि ये नहीं, भी एक्ट बहुत जरूरी है, और उसको पार्लियामेंट से पारित कर दिया है, तो ये हमेशा के लिए कानून बन जाएगा। अगर 6 सप्ताह तक के बीच में अगर पार्लियामेंट लोकसभा जो है इस पर कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन नहीं लेता है, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, तो 6 सप्ताह के भीतर जो है के बाद जो है यह स्वतः ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो तो ऑर्डिनेंस पावर जो है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 यह है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और राष्ट्रहित में, तब ये राष्ट्रपति जब अध्यादेश लाता है, सलाह पर ही लाता है। किसके सलाह पर लाएगा वो, मंत्रिमंडल के सलाह पर ही लाता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर क्या कर सकता है, वह मंत्रिमंडल की सलाह पर क्या करता है, अध्यादेश जारी कर कानून का निर्माण कर सकता है। क्लियर चीज है ये। तो इसका अध्यादेश का प्रभाव कब तक होगा, अध्यादेश का प्रभाव जब तक हो जब तक राष्ट्रपति, मतलब अगर संसद का सत्र नहीं बैठा है तो राष्ट्रपति उसको किसी समय वापस ले सकता है। अगर इसका तब कानून बन गया, उसका जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाता है, तो कभी भी वापस ले सकता है। अगर संसद का सत्र बढ़ जा रहा है, ठीक है, तब वो वापस नहीं ले सकता। अगर 6 सप्ताह तक लोकसभा उस पर कोई कार्रवाई, पार्लियामेंट उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, मतलब लोकसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर 6 सप्ताह के भीतर लोकसभा या पार्लियामेंट जो उस पर क्या करता है,
उस ऑर्डिनेंस को एक्ट के रूप में पारित करा देता है, तो वह हमेशा के लिए क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो यहाँ पर 6 सप्ताह का जो बाउंडेशन हमेशा याद रख लिएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, 6 सप्ताह को कभी कभी 6 महीने, मतलब पता नहीं कैसे, मैं तो पेपर चेक करता हूँ तो समझ में आता है 6 महीने वाले पॉइंट्स को याद रखते हैं। यहाँ 6 सप्ताह याद रखेंगे। जो 6 सप्ताह के भीतर अगर पार्लियामेंट इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो भी अध्यादेश लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वह मंत्रिमंडल की सलाह पर ही लाया जाता है। हर चीजें, ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और बहुत सारे हैं विधायी शक्तियां हैं, आपको जैसे हम बताया कि तो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को नॉमिनेट करता है, राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, ठीक है। संसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है चुनाव आयोग के परामर्श पर, ठीक। और वो संसद के सत्र बुलाता है, सत्र प्रदान करता है, उसको डिसॉल्व कर सक लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। और सभी विधायक, जब भी कोई भी बिल कानून नहीं बनता तब तक राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर न हो जाए। इस प्रकार राज्यों के राज्यपाल भी राष्ट्रपति के लिए कोई बिल को आरक्षित कर सकते हैं, आर्टिकल 200 और 201 के तहत, ठीक है। उस पर भी राष्ट्रपति अपना निर्णय दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। क्लियर है। और जो है ऑर्डिनेंस पावर, ये सब क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने राष्ट्रपति को पढ़ा, फिर हमने एमसीक्यू किया। आज हम राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां और विधायी शक्तियां कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति की शक्तियों को फिर से हम नए अगले क्लास में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप क्लास को समझिए और मेरे साथ बने रहिए। क्लियर चीज है ये। तो हम राष्ट्रपति की शक्तियों को फिर से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए हर दूसरे तीसरे क्लास के बाद से एमसीक्यू लाते रहूंगा, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए और एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, टेक्स्ट का आप मतलब मैटर को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसलिए आप पढ़िए, चीजों को समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन जितना पढ़ते हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन चीजों को आप समझिए। और उसको मतलब 2-3 प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए उसको। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों को हम फिर से पढ़ेंगे, उनके कर्तव्य को।